हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट लेक्चर नंबर 10 फिनिश हो चुका था ना। लेक्चर नंबर 11 शुरू करते हैं, जहाँ पे हम लोग नया चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी शुरू करेंगे। टिल नाउ वी हैव फिनिश्ड विद अकॉर्डिंग टू मी 2 चैप्टर फिनिश हो चुका है ना, पॉलिनोमियल्स और बेसिक मैथमेटिक्स एंड नंबर सिस्टम, जिसमें एनसीईआरटी का अगर चैप्टर देखें तो 5 2 7 चैप्टर हम लोग फिनिश कर चुके हैं। ये दूसरा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 है ना। 10th क्लास में सिर्फ एक ही चैप्टर कहते हैं। 10th क्लास में 2 चैप्टर ऐसे आए हैं जिसका कोई लेना देना नहीं आपके 8 6 7 या 9th क्लास के चैप्टर से कोई लेना देना नहीं, कोई भी चैप्टर इससे लीड नहीं है। 2 चैप्टर ऐसे हैं आपके क्लास 10th में, एक तो चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर, और दूसरा चैप्टर नंबर 8 है ना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन आपको सिखाया गया क्लास 10th में। तो ये 2 चैप्टर आपको इंडिपेंडेंट है, तो इसको पढ़ाने में बड़ा मजा आता है ना। क्लास 11 में इसका पूरा डीप है ना, डीप मतलब इसका एक्सटेंशन, जिसका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 अच्छा हुआ, उसको ऑब्वियस सी बात है क्लास 11 में बड़ा मजा आने वाला मैथ्स के लिए। और खासकर ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको कमजोर हो गया तो आपका फिजिक्स भी खराब हो जाएगा। उसके बारे में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से जानेंगे। फिलहाल एपी के बारे में जानते हैं, और एपी का एक जनरल व्यू जान लेते हैं, ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं कि लास्ट ईयर के हिसाब से कितने सवाल आए। तो लास्ट ईयर तो एक सवाल था, मात्र एक सवाल था ना। उससे पहले लेकिन 2018 में 2019 में एक सवाल था, 18 में 3 था, उससे पहले 1 था, उससे पहले 2 था, उससे पहले 1, उससे पहले 1, उससे पहले 3, फिर 4, फिर 2, फिर 2। तो अगर आप देखा जाए लास्ट ईयर एक सवाल है तो मिनिमम एक सवाल तो आएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आएगा ही आएगा। और एक बार 4 भी गया है, 3 2 बार गया है, मतलब 4 तो हटाओ, 3 मान लेते हैं। अच्छा 2018 में जब 3 सवाल आया तो इतना तो किडनी लोग चलाते ही नहीं भाई, मतलब इतना दिमाग है ही नहीं कि आप 3 सवाल दे रहे हो यार। 3 टॉपिक है, एपी में भी 3 टॉपिक पढ़ना होता है। एपी कहते हैं किसको है, nth टर्म ऑफ एपी और एसएन है ना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी। 3 पे एक सवाल बना देते हैं। ये क्या तरीका है, तीनों एक ही 3 सवाल आया, तीनों एसएन पे बेस्ड था 2018 में। तो इनका कोई फिक्स नहीं होता कि कब कौन से टॉपिक से, मतलब एक होता है ना कि वेटेज के हिसाब से पेपर बनाया जा रहा है, कभी नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप कभी ऐसा एक्सपेक्ट ना करें कि जो ट्रेंड चल रहा है उसी हिसाब से पेपर रिपीट हो जाए। देखिए एक बार 4 सवाल भी है, एक बार 3 सवाल भी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में एक बार ऐसा हो कि सवाल ही नहीं आया है, तो फिर भी एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 से 3 सवाल। जैसे एपी को बहुत अच्छा एक ही चैप्टर इंक्लूड हो रहा है ना, तो ज्यादा इसको इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं मानते, लेकिन फिर भी आपके लिए 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर को हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज करके क्लास 11 में पढ़ते हैं। और उसका छोटा सा वर्जन थोड़ा सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको दे रखा है, इसलिए चैप्टर को मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से शुरू करूंगा ही नहीं। मैं आपको आरएस से आरडी अगर आप देखेंगे तो वहां से एपी से शुरू नहीं हुआ है, एनसीईआरटी में एपी से डायरेक्ट शुरू हुआ है। हम लोग शुरुआत करेंगे पहले सीक्वेंस, फिर जानेंगे सीरीज, उसके बाद ही हम आएंगे एपी के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, ताकि मैं आपको डिफिनेशन तो एटलीस्ट सिखाऊं। जो भी एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका चैप्टर का डिफिनेशन तो पता होना चाहिए, एपी कहते किसको है। तो एक बात तो आइडिया लग गया भाई, 1 से 3 सवाल तक के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे अगर इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर लेंगे तो। अच्छा सर, तो इसके अंदर आप आउटलाइन, अगर चैप्टर को आउटलाइन दे दो तो क्या दे सकते हैं हम लोग चैप्टर के अंदर। देखिए मेरे हिसाब से पढ़ोगे ना आउटलाइन ऑफ द चैप्टर, आज तो कोई सवाल इससे हट के नहीं आया जो मैं आपको एपी में पढ़ाने वाला हूँ। पहला आउटलाइन जो है दैट इज वी विल लर्न व्हाट इज एन एपी। अब एपी को सिखाने के लिए है ना, एक एक्सरसाइज 5.1 तो आपका ऐसे फिक्स है ना। मैं थोड़ा और ऊपर से जाऊंगा ताकि मैं एपी का प्रोग्रेशन का जो डेफिनेशन है ना, ये प्रोग्रेशन तभी समझ में आएगा जब आपको सीक्वेंस समझ में आए, ठीक है। सेकंड वी विल सी nth टर्म है ना, जिसको आप an या tn के नाम से जानते हैं ना, nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी का nth टर्म, जिसको आप उम्मीद है पता होगा, n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आया कैसे थोड़ा जानेंगे, ज्यादा ब्रीफ में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आपको फायदा हो जाएगा ना। थर्ड वी विल सी 5.1 5.2 5.3 है ना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के जिसको आप एसएन भी बोलते हैं ना, एसएन n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो फॉर्मूला है इसका, और भी फॉर्मूले हैं देखेंगे हम लोग, ठीक है। आपके एनसीईआरटी यहीं पे फिनिश हो जाता है ना, 5.1 5.2 5.3। लेकिन एक सवाल, सिर्फ एक सवाल एनसीईआरटी में एक ऐसा दे रखा है, कहते हैं एन और एसएन में भी एक अपना रिलेशन होता है ना, कि वी कैन राइट एन एज एसएन एसएन माइनस 1 है ना। एसएन और एसएन माइनस 1 को अगर हम घटा दें तो हमें एन मिल जाता है। तो उस हिसाब से एक रिलेशन है, बस एक करीबन 5-6 सवाल मैं कराऊंगा इसमें, रिलेशन बिटवीन एन एंड एसएन। तो एनसीईआरटी के हिसाब से तो इतना फिनिश हो जाएगा, लेकिन मैं एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स दूंगा, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ एन एंड एसएन। पॉकेट बुक में तो मैंने एसएन और एन के बहुत सारे रिजल्ट दे रखे, लेकिन क्लासरूम में
जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है 5 एएन के रिजल्ट है और 5 एसएन के रिजल्ट है। 10 रिजल्ट में से आप मानिएगा 3 रिजल्ट तो एमपी में ऑलरेडी आ चुका है और चौथा रिजल्ट 2019 में मात्र एक सवाल आया और वो भी एक सवाल मेरे क्लासरूम में एज इट इज लिखाया हुआ नोट्स आया हुआ है। ठीक है, तो बड़ा फायदा होता है ना, इसलिए बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे क्लास नोट से ही सवाल आ रहे होते हैं एज इट इज। तो मैं आपको बेसिक में सवाल ही मिला चुका हूं जो एज इट इज आया था 2019 में। एएन का भी एक रिजल्ट जो मैंने 5 रिजल्ट लिखवाता हूँ, 5 एएन में 5 एसएन में, समझ के लिखेंगे हम लोग उसको। बोर्ड्स के लिए तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट होता है, आरडी और आरएस में इस तरह के रिजल्ट्स दे रखे, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, इसलिए फिर भी मैं 5 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मतलब कल को अगर ऐसा हो रहा हो तो आंसर हमेशा ऐसा आता है, इसको रिजल्ट्स कहते हैं ना। आपको अलग ज्यादा किडनी चलाने की जरूरत नहीं कि आया कैसे, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी करें तो आपको रिजल्ट्स याद रखने में ज्यादा बिलीव रखना है। सिमिलरिटी ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो थ्योरम्स को याद रखने में ज्यादा बिलीव करेंगे बनिस्बत की उसको आया कैसे। ठीक है, तो पांचवा और एक और छठा टॉपिक है, शायद मैंने आपको पॉइंट आउट किया था कि हम लोग लॉगरिथम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर ना, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि लॉग पढ़ाऊंगा। और एक सवाल 2016 में आउट ऑफ सिलेबस जब आया था एक सवाल, वो लॉग और एपी को मिलके था, तो लॉग आपके काम का हो जाता है। एक तो आपको पीएच निकालने में ना केमिस्ट्री में भी फायदा हो जाता है, और दूसरा जब आप 11th में जाओगे तो लॉग आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, खासकर आप पीसीएम वाले हो या पीसीबी वाले हो। तो इस तरह से अच्छे बच्चे इसको उतार लेते हैं, तो अच्छे बच्चे बन के आप इसको उतार लीजिए। इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 लेक्चर का हार्डली, ये 2 लेक्चर में पूरा फिनिश करेंगे, कम से कम ना तो 30-40 सवाल करेंगे, है ना, सब रिजल्ट्स मिला लेने के बाद। और दो बड़े महान ट्रिक इसके हैं, है ना, एपी और एएन पे बेस्ड और एसएन पे बेस्ड, उसको जरा सीखेंगे हम लोग। तो वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले, है ना, एक कहानी सुनाता हूँ। देखिए पहला बार ऐसा होगा कि शायद मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूँ और आपको कहानी सुना रहा हूँ। वैसे जब चैप्टर शुरू एंड होता है तो मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ, लेकिन ये सच में एक मोटिवेशन है। आप ना इस कहानी को पहले सुन लें, उसके बाद बात करते हैं। कहते हैं कि क्लास 6 का एक बच्चा था, क्लासरूम चल रही थी, 6 का एक बच्चा था और 10 साल का बच्चा था, और वो मैम क्लास ले रही थी। अचानक से मैम के बगल वाली क्लासरूम में भी एक और मैम दिख गई ना। अब जब जहाँ 2 मैम तो वहाँ तो पढ़ाई होनी ही नहीं भाई, दोनों को गप्पे मारने का सोचा है, सारे में बात क्या गप्पे मारते हैं। तो मैम ने सोचा बच्चों को थोड़ा बहला के, है ना, तो बच्चों को बहला देते हैं और वो लोग बिजी हो जाएंगे, मेरे गप्पे शप्पे मार के आ जाएंगे, है ना। तो मैम ने कहा कि ऐसा है ना बच्चों की, आप ना मैं आपको दिखा रहा हूँ एपी का इन्वेंशन करने वाला कौन था। ठीक है, जहाँ से एपी का इजाद हुआ। तो मैम ने बच्चों को बिजी करने के लिए बोला, बच्चों ऐसा करो 1 2 3 4 5 से लेकर 100 तक 6 क्लास के बच्चों को बोला कि इसको जोड़ के दिखाओ। तो 6 क्लास का बच्चा, है ना, नॉर्मल बच्चा 1 से लेकर 100 तक कैसे जोड़ेगा, 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 एंड सो इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो मैम ने सोचा बच्चा ऐसे जोड़ते रहेगा अपना, जब तक हम लोग गप्पे शप्पे मार के आ जाएंगे। मैम जैसे गेट तक पहुंची, है ना, वो बच्चा जो 10 साल का बच्चा हाथ उठा के बोला, मैम द आंसर इज 5050। मैम लोग फिर से चेक कर, है ना, शायद गलत होगा। तो मैम को तो आंसर खुद नहीं पता था। ठीक है, तो मैम ने कहा कि नहीं मैम, वो बच्चे ने कहा मैम नहीं एकदम सही, आप देख लीजिए एक बार। तो मैम ने आके देखा, तो उसने जो चालाकी किया, सुनिए आप, एपी का इन्वेंशन ना, एपी का इन्वेंट करने वाला एक 10 साल का बच्चा, देखे कैसे। कहा कि मैम आपको इसका सम चाहिए ना, तो इसका सम निकालने के लिए 1 से लेकर 100 तक आपने जोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, इसको उलट के भी लिख देते ना, अगर इसको हम उलट के भी लिख दे तब भी सम कोई चेंज थोड़ी होगा मैम, है ना। ये 99 और ये सॉरी ये लास्ट में 2 आएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये भी तो सम 100 ही होगा, 1 से लेकर 100 तक का ही सम देगा। और ये एपी की प्रॉपर्टी और एसएन का जो फॉर्मूला निकल के आता है n/2 2a + n - 1/2, आप जाके देखिएगा डेरिवेशन में, वो यही निकल के आता है। ठीक है, उसी अंदाज में ही निकल के आता है, इसी से हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है मैम, जब आपने इसको उलट के लिख लिया तो इसको दोनों को जोड़ दीजिए आप। तो s + s is 2s, ये 1 + 100 तो 101। हर टर्म को जोड़ा तो देखा यार 101, हम टर्म जोड़ा तो हाँ 98 होगा तो कितना हुआ 101। इस तरह से आगे बढ़ा, यहाँ पे 99 लिखा होता तो ये भी 101 और ये भी 101। ये एपी की एक बहुत खास प्रॉपर्टी है, याद रखेंगे आप। अगर टर्म्स को उलट के उसको ऐड कर लेंगे तो हर टर्म का सम एकदम सेम मिलता है। ठीक है, तो ये और अच्छी प्रॉपर्टी भी हम लोग जान गए। देखना होगा आपको, ये एपी में लिखा हुआ टर्म है ना। अच्छा, अब मैम ने बोला ठीक है, अगर इसको जोड़ना है मैम तो ये 101 कितने बार लिखा होगा, 100 टर्म में। तो टोटल उसने किया क्या, 101 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सीरीज तो उसने 2 बार जोड़ दिया, जोड़ना तो एक ही बार था। तो उसने कहा ठीक है सर मैम, आप क्या करें 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से काटा, 5 0 50, 5 से मल्टीप्लाई किया 50 50। मैं उनके साथ 50 50 खेल गया वो। तो द आंसर वाज 50 50। इनफैक्ट मैं बच्चों को कहता हूँ 1 से लेकर 100 तक का सम याद रखेंगे आप, बहुत 11th क्लास में बहुत बार यूज हो जाता है इसका। तो आप सोचिए एक 10th क्लास का बच्चा, अच्छा ये मैं अपनी तरफ से भी नहीं कर रहा, आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 107 है शायद, 5.3 एक्सरसाइज जब शुरू होता है, टॉपिक शुरू होता है इंट्रोडक्शन, ये वाला
सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एपी, है ना, वहां पे जाके देखिए कि सबसे लास्ट में नीचे लिखा है, डू यू नो अ फेमस स्टोरी बिहाइंड अ 10-year-old बॉय, दैट बॉय वाज गॉस, है ना। फिजिक्स में गॉस थ्योरम करके, या फिर चैप्टर नंबर 1 में भी गॉस के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो वो गॉस बाबा ही थे जो 10 साल का बच्चा 6 क्लास में जो इतना सोच सकता था एक यूनिक वे में करने के लिए, और वो एपी का इन्वेंशन यानी एपी के कॉन्सेप्ट्स वहीं से ड्राइव होना शुरू हुए, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि अगर एक 10 साल का बच्चा इतना सोच सकता है, तो आप क्यों नहीं, आप कोई नया चीज के बारे में क्यों नहीं सोच सकते? और अगर सोच नहीं सकते हैं तो एटलीस्ट कभी कभी होता है ना कि हमारे दिमाग में आइडियाज आते हैं, और उस आइडियाज को हम लोग ना पेन डाउन नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते, और आइडियाज दिमाग से निकल जाते हैं या फिर उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। मैं आपको एक दो अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि ऐसे बहुत सारे आइडियाज मेरे, बहुत सारे, एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। जब मैं 7th क्लास में था तो मैंने सोचा था यार एक ऐसा कार बनाऊंगा ना जो पानी में भी चले, ना हवा में भी उड़े, रोड पे भी चले, मतलब तीनों पे ना। उसका नाम तक भी मैंने डिसाइड कर लिया था कि उसका नाम आविष्कार रखूंगा, AWISHKAR, है ना, आविष्कार। हर बंदा सोचे कार के बारे में, आविष्कार। तो नाम तक भी डिसाइड है, डायरी में मेरे मेंशन है वो चीज में कि मैं उसमें ऐसा बनाने वाला है। तो सोच रहा था, 7th क्लास में मैं था तब सोचता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, वक्त आया जब इंजीनियर बना तो इस काम को मैंने अंजाम नहीं दिया, किसी और ने अंजाम दे दिया। आप देख लीजिए, आपको पता होगा किसी बंदे ने एक ऐसा कार बनाया जो तीनों जगह पानी में भी चलता है, रोड पे भी चलता है, हवा में भी उड़ता है। तो अल्लाह ताला ने आइडियाज मेरे को भी दिया, मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया तो वो किसी और को सका दिया। तो आइडियाज तो अल्लाह ताला देता है। जैसे मैं बीटेक फाइनल ईयर में जब आया था, बीटेक फाइनल ईयर इनफैक्ट 2nd या 3rd ईयर में था, तब मेरे दिमाग में आया, मैं गाँव में जब गया था ना, अपने झारखंड में जब गया, तो झारखंड में जब मैं गाँव में था, गाँव ही नहीं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट ही है हमारा, चतरा झारखंड। तो चतरा में जब मैं था तो वहाँ पे घर में इन्वर्टर लगा हुआ है। अब जैसे इन्वर्टर का ना टी बोलता है ना, वो बीप जो होता है, जैसे कि इन्वर्टर डाउन होने वाला है, तो मेरा फटाफट जा जाके सब सारे लाइट फैन वगैरह बंद करते रहते थे ना। तो मेरे को वहां से एक सोच आई, कहते आइडियाज का सोच या तो जरूरत के हिसाब से निकलता है कि हाँ यार ऐसा, जैसे राइट ब्रदर्स ने चिड़िया को उड़ते देख के ना उन्होंने प्लेन के बारे में सोचा, तो ही उस दिन मेरे को बिलीव आया, ऐसा आइडिया आया यार ऐसा क्यों ना इन्वर्टर बनाया जाए जिसमें यार टाइम शो करे ना कि यार इतना देर का बैकअप है ना, इतना देर का बैकअप है, अभी मतलब 2 घंटा इन्वर्टर और चलेगा, या 1 घंटा और चलेगा, या 15 मिनट और चलेगा। उससे क्या होगा, इंसान अपना टाइम को, या फिर फैन वैन हाँ भाई बंद कर लो, खामों का 15 मिनट का बचा हुआ, पता नहीं लाइट कितने देर आए ना आए। तो एक अच्छा मैंने सोच रखा था, और अपने दोस्तों से भी शेयर किया, यहाँ तक फाइनल ईयर में आके, लेकिन सबके पास अपना वर्क था। एमटेक में आके भी मैंने बच्चों अपने दोस्तों से शेयर किया कि यार ऐसा कुछ बनाते हैं, तो उन लोग सब अपने काम में बिजी थे। तो वो आइडिया फिर अल्लाह ताला ने किसी और के दिमाग में फिर से डाल दिया। तो शायद 2 या 3 साल पहले ल्यूमिनस का एक इन्वर्टर आया है ना, जिसमें ये सब चीज़ें, ये सब फीचर मेंशन्ड है ना। तो मेरे आइडियाज़ अल्लाह ताला किसी और को भी दे सके। इनफैक्ट सब बहुत लोगों के दिमाग में आइडियाज़ आते होंगे। आज जो खेल है ना बाबू लोग, तुम लोग समझो, जो सारा खेल है, फेसबुक एक आइडिया है, व्हाट्सअप एक आइडिया है कि ऐसे चैटिंग करेंगे तो अपना ये हो सकता है। उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके करोड़ों में व्हाट्सअप जब बिका था, तो करोड़ों में बिका था भाई। तो एक आइडिया पे इम्प्लीमेंट करके कौन सी आइडिया दुनिया में बूम कर जाए कोई नहीं जानता है। तो पहला काम जो आप इस स्टोरी से ये सीख सकते हैं कि आप अपने आइडियाज को पेन डाउन करो, लिखो कि कल को जब मेरे अल्लाह ताला हैसियत देगा तो मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा। ठीक, सबके पास आइडिया, क्योंकि ये खुराफात माइंड होता है 10th-12th तक का ना, जब तक आपकी शादी नहीं हुई होती है तब तक आप बड़ा खुराफात माइंड में रहते हैं। तो आप बहुत सारी चीजें इनोवेटिव सोच रहे होते हैं। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ शादी वाली। तो आप इनोवेटिव सोच रहे होते हैं, तो इनोवेटिव को सोचना है तो उसको इम्प्लीमेंट भी करना है दोस्त। देखिए इंशाल्लाह बहुत एक नया चीज़ हो सकता है आने वाले दौर में इन्वेंट करके दिखा दे। ठीक है, तो इसलिए आप अपने आइडियाज़ को लिखें और शेयर ना करें ना। ऑब्वियस सी बात है, अपने आइडियाज़ को जब आप एक एज पे आ जाओ तब जाके शेयर करो, क्योंकि आइडियाज़ चुराने वाले भी बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं ना कि हाँ यार उसका आइडिया चुरा लेते हैं। तो बहरहाल कि आप, एक छोटी सी स्टोरी थी जहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप भी एक गॉस जैसा बन सकते हैं अगर आपकी आइडियाज़ या आपके बिलीफ या आपके पास सच में ऐसा यूनिक पावर है जो दुनिया को बदल सकते हैं आप। तो आप बिल्कुल आप आगे आए, आइडियाज़ को अगर आपको लगता है कि नहीं कोई और सीनियर है उनसे शेयर करना है या फिर अपने पेरेंट्स से शेयर करना, सबसे बेस्ट इज योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से शेयर करो घर में पढ़े लिखे पेरेंट्स हो तो। ठीक है, तो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी हम लोग शुरू करते हैं ये चैप्टर, दैट इज व्हाट इज एन एपी। तो जैसा कि मैंने बताया कि एपी के बारे में जानने से पहले हम लोग पहले ये जानेंगे कि सीक्वेंस किसे कहते हैं ना। सीक्वेंस किसे कहते हैं, तो कहते हैं सीक्वेंस, तो आप चाहो तो टॉपिक लिख रहे हो ना, व्हाट इज एन एपी, है ना। तो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, व्हाट इज एन एपी।
है ना, व्हाट इज एन एपी। तो कहते हैं सीक्वेंस इज एन कलेक्शन ऑफ नंबर्स या अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स दैट फॉलोज अ डिफिनिट रूल और लॉ, है ना, कोई डिफिनिट रूल या लॉ। डेफिनेशन ना मैं आपको यहाँ पे ब्लिंक करा दूंगा, डेफिनेशन इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप बस सुनते रहे, एक बार समझ लें, डेफिनेशन कॉपी कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो कोई डिफिनिट रूल या लॉ या पैटर्न को फॉलो करे उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया 1 2 3 एंड सो ऑन, तो एक सर्टेन पैटर्न, हर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आप लिखते जा रहे हैं सर। मैंने लिख दिया 2, फिर लिख दिया मैंने 4, फिर लिख दिया मैंने 8, फिर लिख दिया मैंने 16, तो 2 4 8 16 दिख रहा है, 2 2 का स्क्वायर चल रहा है सर। अच्छा, कल मान लीजिए मैंने लिख दिया 7, फिर मैंने लिख दिया 10, फिर मैंने लिख दिया 15, फिर मैंने लिख दिया 22, है ना, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है क्या, कोई पैटर्न दिख रहा है? बोला हाँ सर देखिए ना, यहाँ पे पहला गैप तो 3 का रखा आपने, फिर 5 का रखा, फिर 7 का रखा, तो ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है। कल को मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया 3 9 11 30 45 60, यानी जिसमें कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं हो रहा। नंबर्स तो कलेक्शन तो है, लेकिन वो कोई पैटर्न को फॉलो ही नहीं कर रहा, तो इसको हम सीक्वेंस नहीं कहेंगे। तो उसमें कोई ना कोई पैटर्न बन जाए ना, पैटर्न बन जाए, इसको पैटर्न दिख रहा, हाँ यार, यानी आप ऐसा कर लो कि अगर मैं इसको रोक दूं, यहाँ पे छोड़ दूं, तो आगे का नंबर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, आगे का नंबर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, तो वो आपका सीक्वेंस हो जाएगा। अब हर सीक्वेंस में गवर्निंग रूल होता है, एक फॉर्मूला होता है जिससे काम कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पे n लिख दूं और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर दूं, तो n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, तो जैसे जैसे मैं n को वेरी कराऊंगा मुझे ये सब नंबर्स मिलते जाएंगे। इसको हम लोग टर्म्स बोलते हैं ना, द वेरियस नंबर्स अकरिंग इन अ सीक्वेंस आर नोन एज टर्म्स। तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। जैसे यहाँ पे अगर कल को ऐसा लिखा होता दैट इज n स्क्वायर, ये n स्क्वायर है, और मैंने कहा सर n जो है वो ना 2 से शुरू हो रहा है, 2 3 4 से लेकर इंफिनिटी तक। तो 2 का पहले जब हमने 2 पटका, तो 2 का स्क्वायर 4 ना, पहला टर्म तो 2 है सर, ठीक है, n स्क्वायर नहीं, ऐसा होगा 2 के पावर n लिखा होगा, ये ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि इसका जनरल फॉर्म n स्क्वायर से नहीं आएगा। n स्क्वायर हो, जैसे लगे आप n स्क्वायर पे देख लेते हैं, जैसे 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, ऐसे लिखा होता। तो आप देख लो n बिलोंग्स टू, अगर मैं नेचुरल नंबर कर दूं तो n की जगह जब 1 पटका तो 1 का स्क्वायर, n की जगह जब 2 पटका तो 2 का स्क्वायर, n की जगह जब 3 पटका तो 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये भी इस गवर्निंग रूल, इस गवर्निंग पैटर्न या इस जनरल फॉर्मूला, हाँ एग्जैक्टली, इन सब को हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं, है ना, जनरल टर्म, जिसको आप tn या an से दिखाते हैं। तो किसी भी सीक्वेंस का अपना एक जनरल टर्म होता है कि इन जनरल रूल के हिसाब से काम करें। जैसे यहाँ पर आप चाहो तो मिला लो एक बार। अब यहाँ पर n को नेचुरल नंबर लिखेंगे, 2 से नहीं लिखेंगे ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n को 1 पटका, n को 1 पटका 2 मिल गया, n को 2 पटका 4 मिल गया, n को 3 पटका 2 के पावर 3 8 मिल गया, n को 4 पटका 2 के पावर 4 8 16 मिल गया एंड सो ऑन। तो ये जो जनरल टर्म है ना, इस जनरल टर्म में ये जो n लिखते हैं ना हम लोग स्टार्टिंग है स्मॉल n, कहते हैं ये स्मॉल n ऑलवेज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब ये है पहला टर्म, ये है दूसरा टर्म, ये है तीसरा टर्म, ये है चौथा टर्म। तो ये जो नंबर लिखा है ना नीचे, दिस नंबर विल ऑलवेज बी नेचुरल नंबर। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये मैं इस बात को यूज भी करूंगा कि ये जो n होता है उसको नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर पे नहीं है। यानी टर्म में कभी आप ऐसे नहीं देखोगे कि 1.5वां टर्म है, 2.5वां टर्म है, 3.25वां टर्म है। टर्म कभी ऐसा नहीं होगा। टर्म जो भी होगा वो नेचुरल होगा, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म एंड सो ऑन, 50वां टर्म, 100वां टर्म, ठीक है। इसी से जैसे मान लीजिए 5वां टर्म यहाँ पे, तो t5 इज 25, हम 25 बोल सकते हैं इसका 5वां टर्म। तो इस सब को हम लोग जनरल टर्म या जनरल टर्म या nth टर्म भी बोल देते हैं आप इसका। दिस इज nth टर्म ऑफ एन दिस सीक्वेंस, इस टर्म का, इस सीक्वेंस का nth टर्म ये लिखा हुआ है। तो यानी कल को अगर मान लीजिए कोई nth टर्म दे रखा हो कि सर ये 2n स्क्वायर प्लस 5 के जनरल रूल से काम कर रहा है, इसके 3 टर्म, पहले 3 टर्म लिख के दिखाए। ये बड़ी खास बात, सीक्वेंस को पता करने के लिए कम से कम 3 टर्म का होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए 3,9 लिख के मैं छोड़ दूं, अब मैं नहीं बता सकता ये सीक्वेंस है या नहीं है, क्योंकि अभी आप देख सकते हो सर 6 का गैप है, तो हो सकता है मैं 6 आगे लेके यहाँ पे अगला टर्म जैसे लिख दूं 15, तो ये 18 में चला जाएगा। लेकिन नहीं सर, हो सकता है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई किया हूँ, 3 into 3 9, तो 9 into 3 27, कल को ऐसे भी जा सकता हूँ। तो अगला क्या आने वाला वो आपको डिसाइड करता है कि कम से कम कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। इसीलिए अ सीक्वेंस ऑलवेज हैव मिनिमम 3 नंबर्स, कम से कम 3 नंबर होना जरूरी है ना। ये नोट करके लिख लीजिएगा, शायद वो
ब्लिंक जो कर रहा है उसमें लिखा ना हो ये चीज ना। अ सीक्वेंस मिनिमम हैव 3 टर्म्स, कम से कम 3 टर्म्स का होना जरूरी है। अब एक छोटा सवाल जो मैं कराऊंगा नहीं आपको, वैसे वर्बल बात कर रहा हूँ। कल को कोई सा भी जनरल टर्म दे रखा हो और आपसे बोला कि बताइए कि ये जो जनरल टर्म दे रखा है ये इसके 3 टर्म क्या होंगे, पहले 3 टर्म क्या होंगे। तो आपने कहा सर इसके पहले 3 टर्म निकालना आपको, तो n इक्वल्स टू 1 आपका पहला टर्म देगा, तो n इक्वल्स टू 1 पटक दिया तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 5 7, तो पहला टर्म 7 आ जाएगा। दूसरा टर्म n की जगह 2 पटकेंगे ना, n की जगह 2 पटका, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 5 इज 13, तो 13 हो जाएगा। अच्छा n की जगह 3 पटका, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 18, 18 प्लस 5 इज 23, तो द थर्ड टर्म इज 23 एंड सो ऑन। तो कल को अगर आपको जनरल टर्म भी दे रखा है तो उससे आप सारे टर्म्स पता कर सकते हैं। अगर आपको बोले 50वां टर्म इसका बताइए तो फट साइन की जगह 50 पटक दीजिए। इस बात को आप एपी में भी यूज करते हैं। तो अभी फिलहाल जो हम लोगों ने लिखा है ये ना तो एपी है, हो सकता है इसमें से कोई एपी हो, अभी हम एपी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जनरल सीक्वेंस के बारे में बात करें कि सीक्वेंस किसे कहते हैं। तो वैसा कलेक्शन ऑफ नंबर्स जो एक डिफरेंट रूल या डिफरेंट लॉ के हिसाब से काम करे तो उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं ना, जिसमें एक रूल चल रहा हो। अब ये सीक्वेंस नहीं कहलाएगा। तो इसके अंदर हम लोग देखा टर्म्स, तो ये सबको हम लोग टर्म कहते हैं। कहता है सीक्वेंस के भी टाइप्स होते हैं ना, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। 2 टाइप के सीक्वेंस होते हैं सर, एक को हम लोग कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। हाँ, इसके बारे में एनसीईआरटी में फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी के टर्म्स में मेंशन है। तो सेम सीक्वेंस का ही आगे आएगा पार्ट एपी के अंदर। तो फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस बहुत आसान है। फाइनाइट सीक्वेंस वो होगा जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट, और सीक्वेंस विच इज हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा 2 4 6 8 एंड सो ऑन, है ना, और जाके मैं 50 पे रुक गया तो मेरे को पता है टोटल 25 टर्म लिखे हुए हैं, तो ये फाइनाइट सीक्वेंस हो गया। लेकिन कल को अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/2 1/4 1/6 1/8 एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहता, आगे मैंने टर्म नहीं लिखा हुआ, तो ये हो जाता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है, लास्ट टर्म आपको पता नहीं क्या है। तो कहते हैं जनरल नोट, है ना, एक जनरल नोट जो डिफरेंस आपको बता देगा फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस में, वो ये है कि अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑलवेज हैव एंड टर्म, सबसे आखिरी टर्म जरूर होता है एक फाइनाइट सीक्वेंस में। इनफाइनाइट सीक्वेंस में ऐसा होता ही नहीं, आगे तक चलता रहता है ये, है ना। तो फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। अच्छा, देन बात आती है सर सीरीज किसे कहते हैं, क्योंकि मैंने बोला था ना चैप्टर का पूरा नाम क्लास 11 में सीक्वेंस एंड सीरीज है। तो कहते हैं अगर किसी भी सीक्वेंस के टर्म्स को जोड़ दिया जाए, जैसे ये एक सीक्वेंस है, इसके टर्म्स को मैं जोड़ दूं 2 + 4 + 6 + 8 से लेकर 50 तक जोड़ के बताइए, तो इसको सीरीज कहते हैं ना। तो सीरीज इज बेसिकली सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, दैट्स इट, है ना। तो इसको हम लोग सीरीज कहते हैं। अब बात आती है सर प्रोग्रेशन किसे कहते हैं ना, प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, तो यही पे जानते हैं ना प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा सा, प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। कहते हैं सर प्रोग्रेशन के बारे में अगर जानना है तो पहले आप सीक्वेंस पता होना चाहिए। सीक्वेंस तो हम लोग जान चुके हैं, तो प्रोग्रेशन के बारे में जानते हैं। कहता है प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, प्रोग्रेशन इज आल्सो अ सीक्वेंस बट विच इज गवर्न्ड बाय सर्टेन डिफिनिट रूल, जो कुछ ही रूल को फॉलो करे। जैसे इस रूल को फिक्स कर दिया गया, ये वाला रूल तो ये वाला प्रोग्रेशन, ये वाला रूल तो ये वाला प्रोग्रेशन, ये वाला रूल तो ये वाला प्रोग्रेशन। तो उस रूल को फॉलो करने वालों को हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे कल को आपने कहा कि यार टर्म जो है ना वो ऐसे चलने चाहिए जिसमें हर नंबरों के बीच में ना एक सर्टेन कॉमन डिफरेंस, एक सर्टेन नंबर का डिफरेंस है ना वो फिक्स होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच की जो दूरी है वो बराबर होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, तो मेरे को दिख रहा हर नंबरों के बीच में 2 का गैप है, तो ये 2 का गैप, 3 का गैप रख दो, -3 का गैप रख दो, 0 का गैप रख दो, कोई भी गैप रखो, गैप हर बार टर्म के बीच में फिक्स होना चाहिए। इसी का नाम दिया गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इसी रूल सर्टेन नंबर ऑफ गैप होना चाहिए, उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब 2 ऐसे हैं जो क्लास 11 में थोड़ा सा मैं दे रहा हूँ का नॉलेज, अब ये नाम तो मैं इसका पूरा लिख ही देता हूँ। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में लोग जीपी बोलते हैं, जहां पे टर्म, जैसे यहाँ पे जीपी ये लिखा हुआ है, हर टर्म में एक सर्टेन नंबर हम मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप क्या ऐड करते जाते हैं तब आपको अगला टर्म मिलते जाता है। यहाँ पे सर्टेन नंबर, मान लो 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो अगला 2 से ही मल्टीप्लाई होना है, अगला भी 2 से ही मल्टीप्लाई होना है ना, तो 16 एंड सो ऑन। इसको हम लोग जीपी कहते हैं, है ना, सिलेबस से बाहर है, कभी नहीं पूछा गया है तो पता नहीं हमें, बस इतना पता होना चाहिए। ये भी एक प्रोग्रेशन का एग्जांपल है। और भी एग्जांपल होता है, ऐसे लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 4, अब इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो 12, अब इसमें फिर से 3 ही मल्टीप्लाई करेंगे
जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 36 है ना, एंड सो ऑन, इस तरह चलते जाएंगे हम। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जहां पे हर टर्म के पिछले वाले टर्म से कॉमन रेशियो बोलते हैं, वहां पे कॉमन डिफरेंस वर्ड, यहाँ पे कॉमन रेशियो, हर बार मल्टीप्लाई करते जाओ, एक फिक्स नंबर हर बार मल्टीप्लाई करते जाओ, तो जो सीक्वेंस पैदा होता है उसको हम लोग प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। एक और प्रोग्रेशन है जिसको हम लोग कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में 11th क्लास में एचपी इसको कहते हैं। और भी प्रोग्रेशन है, फिलहाल आप बेसिक 3 ही याद रखो है ना। हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं अगर एपी के टर्म्स को हमने रेसिप्रोकल ले लिया, जैसे ये एग्जांपल लिखा हुआ है, ये 2 4 6 8 10 तो एपी था, लेकिन इसका हमने रेसिप्रोकल ले लिया तो 1/2 1/4, यानी ये जो टर्म है वो एपी में होना चाहिए, है ना, या ओवरऑल ऐसा समझ लो रेसिप्रोकल पूरा का पूरा टर्म जो है रेसिप्रोकल, एपी का टर्म को आपने रेसिप्रोकल ले लिया तो आपका जो सीक्वेंस बनता है उसको हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। आप गौर फरमाइए, आप सीक्वेंस में कोई भी रूल चल सकता है, करोड़ों रूल हो सकते हैं किसी भी नंबर का कलेक्शन को बनाने के लिए, लेकिन उन करोड़ों में भी इन पैटर्न को फॉलो करें, इन रूल के हिसाब से जाए तो उसको हम प्रोग्रेशन, मतलब ये वाला सर्टेन नंबर बार बार ऐड होता जाए तो उसको एपी, सर्टेन नंबर बार बार मल्टीप्लाई होता जाए तो उसको ही जीपी, सर्टेन नंबर बार बार को हमने रेसिप्रोकल, एपी के टर्म्स को हम लोग रेसिप्रोकल ले लिए तो वो हमारा एचपी। तो एक बात तो समझ में आए, जितने भी सीक्वेंसेस हैं वो सब के सब प्रोग्रेशन नहीं होंगे। जैसे ये एग्जांपल, ये तो आपका ना तो एपी है, ना तो जीपी है, ना तो एचपी है। सेम एग्जांपल ये आप देखें, ना तो ये एपी है, ना तो जीपी है, ना तो एचपी है, लेकिन ये आपका जीपी का एग्जांपल था, ये आपका एचपी का, सॉरी ये एपी का एग्जांपल था, और ये एग्जांपल देखें तो ये आपका एचपी का एग्जांपल था। तो एक सीक्वेंस कैन बी अ प्रोग्रेशन और कैन नॉट बी, या उससे ज्यादा अच्छा नोट तो ये होगा, एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। जितने भी प्रोग्रेशन होंगे, एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कि अगर वो सीक्वेंस है तो प्रोग्रेशन होगा, ऐसा कहना गलत है, क्योंकि इसके अलावा भी और भी 2-3 है, जैसे एजीपी करके एक प्रोग्रेशन होता है, अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्लास 11 पढ़ाते हैं, कुछ मिसलेनियस प्रोग्रेशंस भी होते हैं, तो उन्हीं को ही सिर्फ हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। उसके अलावा जो भी होंगे सब सीक्वेंस चले जाएंगे, सर्टेन रूल फॉलो कर रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहा है, वो आपका प्रोग्रेशन, वो आपका सीक्वेंस हो गया। लेकिन इनमें से कुछ को ही हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। तो इनमें से अगर ये वाला पैटर्न चल रहा है तो इसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब जिसके बारे में हम लोग पूरे अच्छे से जानेंगे, तो इसमें कुछ उतारने के लिए कुछ है नहीं, सब कुछ आपको ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा। तो फिर हम लोग शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी हम लोग सवाल करेंगे ना कि सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहता है, जस्ट हमने देखा एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स है ना, जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स या एक सीक्वेंस है जिसमें हर टर्म जो ऑब्टेन हुआ है वो प्रीवियस टर्म में एक सर्टेन नंबर को ऐड करने से हुआ है, एक सर्टेन नंबर उसमें से ऐड किया है आपने, तो वो जो टर्म इस तरह से, जो सीक्वेंस इस तरह से चलता जाए उसको हम लोग एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब अगर मान लीजिए, हाँ, जहां पे जो पहला टर्म है इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं ना, फर्स्ट टर्म, पहला टर्म। अब मान लीजिए सर्टेन नंबर डी है जिसमें बार बार ऐड होते जा रहा है, तो अगला वाला जो टर्म बनेगा वो a प्लस डी बनेगा। तो ये हमारा पहला टर्म था, तो ये हमारा दूसरा टर्म हुआ। अब इसी में हमने और d जोड़ दिया तो a प्लस 2d, हर बार कांस्टेंट नंबर जोड़ेंगे। दैट कांस्टेंट नंबर जो हम लोग बार बार जोड़ते हैं इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला फिर से d जोड़ा तो a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो ये हमारा हो गया टर्म नंबर 3, ये हो गया टर्म नंबर 4। मतलब एक प्रोग्रेशन एपी है, या एक सीक्वेंस को हम एपी कहेंगे जहां पे हर टर्म जो आने वाला है वो प्रीवियस टर्म में एक सर्टेन नंबर को जोड़ लेने के बाद आए, तो उसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जहां पे पहला वाला नंबर को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और जो कॉमन नंबर जो बार बार जोड़ा जा रहा है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब सर अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है ना, कलेक्शन ऑफ नंबर लिखा हुआ है, और ये पता करना वो एपी है या नहीं है, तो बढ़िया आप करना क्या है, आपको बस ये देखो कि उसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस नहीं, उसका डिफरेंस जो आ रहा अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, यानी अगर हम बीच में चले जाए कोई भी टीकेथ टर्म और उससे आगे टीके प्लस 1 टर्म ना, जस्ट इसके आगे, तो अगर हम मान लीजिए T2 माइनस T1 करें, वो D के बराबर आना चाहिए, दिस माइनस दिस D के बराबर आ रहा है, दिस माइनस दिस T3 माइनस T2 करें, वो भी D के बराबर आना चाहिए, T4 माइनस T3 करें, वो भी D के बराबर आना चाहिए। इस तरह से हम आगे चलते जाए, और लास्ट में अगर मैं बोलूं कोई भी बीच का टर्म उठा लूं, TK और TK में से घटा दे, तो हर बार ये ना सेम नंबर जनरेट करे। कहते हैं अगर आपको चेक करना है तो मान लो 4 नंबर दे रखा, तो चारों में आप चेक करो डिफरेंस, दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा, चौथा माइनस तीसरा।
चारों को चेक करो, उसके बाद पता करो। आगे तक तो नंबर नहीं दे रखा होगा, जितना भी नंबर दे रखा है उन सबको आपको चेक करना चाहिए। तो जब भी आप इन नंबर्स का डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस है ना, बड़ा अगला वाला टर्म माइनस पिछला वाला टर्म, कॉमन डिफरेंस हर बार अगर सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस हर बार सेम आ रहा है, तो उसको हम लोग एपी कहेंगे। तो ये बहुत छोटी सी बात है, अगर किसी भी सीक्वेंस को आपको ये चेक करना वेदर इट इज एपी और नॉट, या कोई भी प्रोग्रेशन आपको दे रखा हो वेदर इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, जस्ट चेक दिस फॉर्मूला। तो एपी अगर आपको पता करना है तो बस इस फॉर्मूले पे आपको काम करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कल को मैंने लिखा 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, क्या ये एपी है? बिल्कुल सर, आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस 2 का, यहाँ पे डिफरेंस 2 का, यहाँ पे डिफरेंस 2 का। कल को मैंने लिखा 10, मैंने लिखा फिर 30, मैंने लिखा 50, फिर लिखा मैंने 70 एंड सो ऑन, क्या ये एपी? हाँ सर, देखिए सर 30, 20, यहाँ भी 20 का गैप, यहाँ भी 70 माइनस 50, 20 का गैप, बिल्कुल एपी। कल को मैंने लिखा 4, 10, 18, 24 एंड सो ऑन, क्या ये एपी है? तो मैंने डिफरेंस लिया, बड़ा नहीं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डिफरेंस में बड़ा माइनस छोटा होता है, यहाँ पे बड़ा माइनस छोटा नहीं चल रहा है। जैसे कल को मान लीजिए ऐसा दे दूं मैं 10, 4, माइनस 2, माइनस 8 एंड सो ऑन, यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस बड़ा नहीं, T2 टर्म माइनस T1, 10 माइनस 4, 6, यहाँ से 6 आया, 18 माइनस 10, यहाँ से तो 8 आया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों सेम नहीं है तो ये एपी नहीं। अब यहाँ पे देखिए बड़ा माइनस छोटा बिल्कुल नहीं करने का, इसके लिए करना है अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, तो 4 माइनस 10 माइनस 6, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6, माइनस 8 माइनस 2 माइनस 6, तो हर बार ये नंबर फिक्स निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका हो गया -6। यानी कल को अगर आपसे पूछे अगर ये एपी है तो बताओ उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, तो ये जो आप चेक कर रहे हैं उसी से आपको ये पता भी चल रहा है कि कॉमन डिफरेंस का इतना आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग व्हाट इज एन एपी, एपी कहते किसको है ना, वो हम लोग जान चुके हैं। इस पे सर्टेन सवाल करते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज एपी का हम लोग सवाल में ड्राइव में सीखेंगे कि ऐसा होता था ऐसा। जैसे एक एपी का प्रॉपर्टी हमने देखा, अगर उसके टर्म को हम लोग रिवर्स करते हैं उसके बाद जोड़े तो हर बार एक फिक्स नंबर ऑब्टेन होता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं एपी की, इसमें से जो कुछ भी आपको उतारना है उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करके करते हैं कुछ सवाल।